चलिए गुड मॉर्निंग बाबू बाबू लोग। बताइए थोड़ा सा दिख रहा है कि नहीं, ये थोड़ा बता देंगे आप हमको। मेरे बच्चे मुझे ये बता दें कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो बता दीजिए कम से कम। सब कुछ सही से दिख रहा है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर में नहीं, स्टार्ट ही करते हैं बच्चा। चलो बाबू, ओके ओके स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा देखिए। चलिए बच्चे स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं बिना लेट किए हुए। हाँ बाबू, ये बताइए कुछ क्वेश्चन हम कल छोड़ दिए थे बच्चा। क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा छोड़े थे। ये बताइए कि वो वाला जो क्वेश्चन छोड़े थे वो बना था या नहीं बना था। सबसे पहले मेरे बच्चे आप ये मुझे बताओ कि कल जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था वो बना कि नहीं बना, वो कम से कम आप बता दो मुझे। वो बच्चा कम से कम बता दीजिए कि वो क्वेश्चन बना था या नहीं बना था। यस सर। चलो बच्चा, क्वेश्चन तो एक 10 था तो बन गया होगा, और एक 13 था वो भी बन ही गया होगा मेरे बच्चे। 13 वाले में कुछ नहीं था बच्चा, 13 वाले में कुछ था नहीं। देखो दिखा देते, 13 वाले में कुछ था नहीं। सर बना है, ओके बच्चा ओके। देखो 13 वाले में कुछ था नहीं। जैसे मेरे बच्चे, अगर इसका भी थ्योरी हम आज आपको कुछ देर में सेंड कर देंगे बच्चा। इसका कब का थ्योरी सेंड कर रहा है थोड़ी देर में। जैसे दो बिंदु की बात कही गई बच्चा, यहाँ पे दो बिंदु का बात किया गया था। ठीक है, मान लो कि ए और बी जो कि दिया हुआ भी है, और यहाँ पे इसके निर्देशांक है बच्चा 1 2 और -3। 1 2 और -3, 1 2 और -3। फिर एक और है बी के लिए -1 -2 और 1। ठीक है, ये बच्चा आपसे ये कह रहा है यहाँ पे कि ए से बी की तरफ जा रहा है, तो आपको बच्चा डायरेक्शन कोसाइन निकालना। मेरे बच्चे डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो जरा सुनना, यहाँ पे बच्चा डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका क्या होगा। डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए जरा, आप मेरे बच्चे चाहो तो इसको x1 x2 और x3 या x1 y1 z1 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, और इसको मेरे प्यारे बच्चे x2 y2 और z2 इस तरीके से। अगर कोई बिंदु दिया है बच्चा तो इसको आप x1 दो बिंदु दिया हो और ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, तो आप इसको पहले वाले निर्देशांक को x1 फिर y1 फिर z1 इस तरीके से कंसीडर करेंगे। फिर बच्चा उसी तरह से जो b का निर्देशांक है उसको x2 y2 और z2 से इंडिकेट करेंगे, मतलब लिखेंगे। और जब डायरेक्शन को साइन निकालना होगा बच्चा, डायरेक्शन को साइन निकालना होगा तो सबसे पहले मेरे बच्चे डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए। अब देखो डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए सबसे पहले। तो बच्चा डायरेक्शन रेशियो का क्या है ना, ध्यान से सुनना। डायरेक्शन रेशियो का क्या है ना कि आप इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, x2 x1, ठीक है, आई कैप प्लस y2 y1 j कैप प्लस z2 z1 k कैप। तो मेरे बच्चे यहाँ पे x2 x1 y2 y1 और z2 z1, यहाँ पे बच्चा ये डायरेक्शन रेशियो होगा बाबू, यहाँ पे ये डायरेक्शन रेशियो होगा। तो x2 x1 मेरे बच्चे हम थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहे हैं। x2 का मतलब -1
-1 में अगर 1 को हटा दे, चलो कर ही देते हैं। -1 में मेरे बच्चे अगर इस 1 को यहाँ माइनस है, x1 का मान कितना है 1, लिखो i लिखना है, लिख सकते हो, प्लस देखो अगर हम i वगैरह छोड़ के भी चलते हैं तो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चलो बच्चा पूरा ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर बच्चा बाई टू का मतलब क्या, -2 माइनस बाई वन का मतलब है 2, जे क्या प्लस z2 मतलब 1 माइनस ठीक है बच्चा 1, अब माइनस यहाँ बच्चा ये माइनस के लिए z1, तो यहाँ कोस दे लो क्योंकि आगे बच्चा माइनस से इसके चिन्ह को बदल देगा, ठीक है। तो ये k कैप हो गया। अब बच्चा यहाँ देखो ये -2 i कैप, ये कितना हो जाएगा -4 और प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा, j कैप। अब बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा +4 k कैप। तो मेरे बच्चे हम डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका जानते हैं। तो हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियो हो गया, मेरे बच्चे जो डायरेक्शन रेशियो हो गया वो क्या क्या होगा, -2 -4 और कितना 4, यही हमारा डायरेक्शन रेशियो होगा बच्चा। i का कोएफिशिएंट होता है पहला रेशियो में आता है, फिर ये j का कोएफिशिएंट, फिर k का कोएफिशिएंट, ठीक है, उस तरीके से लिखिए। अब बच्चा लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। बच्चा हमको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, तो देखो जरा डायरेक्शन कोसाइन निकालना, नीचे दिख रहा होगा, बहुत अच्छा बात, डायरेक्शन कोसाइन निकालना बच्चा। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका ये होता है कि जो पहला रेशियो का मान दिया हो और नीचे रूट अंडर सारे का बच्चा वर्गों का योग, रूट के अंदर मेरे बच्चे सारे के वर्गों का योग, एक बच्चा फिर से बदमाशी कर रहा है। देखो बच्चा जरा डायरेक्शन कोसाइन सारे के वर्गों का योग यानी -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, उसी प्रकार बच्चा 4 का स्क्वायर, फिर उसी प्रकार देखिए -4 रूट अंडर -2 -4 और +4 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, उसी प्रकार बच्चा 4 अपॉन में मेरे बच्चे रूट अंडर -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है बाबू। अब यहाँ पे इसको हम यहाँ नहीं देते बच्चा डायरेक्शन कोसाइन को d डॉट c, यहाँ पे तो -2 ठीक है, रूट के अंदर मेरे बच्चे कितना हो जाएगा 16 16 32 और ये क्या 4 36, बच्चा वर्गमूल में अगर 36 है तो रूट के अंदर 36 है तो इसका मान 6 नहीं हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी -4/6 और यहाँ भी 4/6, बच्चा ये तो कटेगा ना 1/3 2/3 और यहाँ भी मेरे बच्चे 2/3, तो यहाँ पर का मान कितना आएगा -1/3 -2/3 और ये 2/3, यही हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, यही बच्चे हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, ठीक है। आप इसे नोट कर ले मेरे बच्चे, आप इसे नोट कर ले, सबकी थ्योरी तैयार है बच्चे, कुछ देर में आपको पीडीएफ भेज देंगे, लास्ट में हम थोड़ा चर्चा भी करेंगे इसमें, तो आप इसे नोट कर लो बच्चा। अगर कोई डाउट दिक्कत हो रहा हो तो बताना, आप इसको ऐसे कर सकते हो, अगर दिक्कत हो रहा हो तो
अभी नहीं मिटाएंगे बच्चा, आप जब तक नहीं लिखोगे तब तक नहीं मिटाएंगे। आप लिखो आराम से। चलो, सारे बच्चे का लगता हो गया है। ऑनलाइन में सारे बच्चे ने कर लिया है शायद। चलो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख लेना। चलो बुआ लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख लेना। एकदम से बच्चा हर एक बात को समझ समझ कर ही बढ़ेंगे बाबू। एक एक चीज को बच्चा समझते ही चलेंगे। जैसे बच्चा क्वेश्चन नंबर 14 के पहले प्रश्न को ही समझे, वो कहना क्या चाहता है। बच्चा क्वेश्चन नंबर 14 के प्रश्न को समझिए। वो कहना ये चाहता है बच्चा कि दर्शाइए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अक्ष जो है ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के साथ जो दिया गया वेक्टर है, और दिया गया वेक्टर कुछ बोला नहीं, तो दिया हुआ जो है वो झुका हुआ है समान अक्ष के साथ बराबर झुका हुआ है। कहना क्या चाहता है बच्चा, ध्यान सुनिए। ये त्रिविमीय आकृति हो गई बच्चा, ठीक है। 3D यानी कि 3D फिगर हो गया हमारा ये। तो बच्चा हमने यहाँ कहा था कि इसको एक्स मान लेना, ओ वाई और जेड। बच्चा कभी कभी देखो हम लोग अपने अनुसार भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड भी कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं कि हम एक्स वाई जेड यहाँ से कर रहे हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी कोई दिक्कत नहीं बच्चा। अब मेरी बात सुनना। अब आपसे ये कह रहा था कि कोई वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो मेरे बच्चे मान लो कि यहाँ पे कोई वेक्टर है जो कि ओ के साथ पोजीशन वेक्टर के रूप में यहाँ दिया हुआ है। देखिए जरा, मान लो ये पी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और ओपी का जो ये मान दिया हुआ बच्चा यहाँ पे, इसको मान लो कि ये वेक्टर ए का मान दिया हुआ है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये वेक्टर ए का मान दिया हुआ है, ठीक है जी। ये हमारा वेक्टर ए का मान दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझना। तो आपसे कह रहा है इसके बारे में कि ये जो है तीन अक्ष है ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के साथ समान रूप से झुका हुआ है, यानी बराबर बराबर झुका हुआ है। तो कहना ये चाहता है कि ओ एक्स झुका हुआ है। झुकने का मतलब है कि बराबर कोण बनाता है बच्चा। झुकने का मतलब, जैसे मान लो कि ऐसे ये झुका है, ये वाला ऐसे झुका है, यानी झुकने का मतलब है कि कोई ना कोई कोण तो बनाएगा, कोई ना कोई कोण तो बनाएगा। तो बच्चा हम जानते हैं कि ओ यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा कोण बनाता है, अल्फा। बच्चा अल्फा,
और यहाँ से यहाँ तक क्या बीटा, और यहाँ से यहाँ तक गामा। ठीक है, ऐसे करके हम बता चुके हैं बच्चा। उसके बाद हम ये बताए थे कि अल्फा बीटा गामा जो है कॉस के साथ काम करता है। किसके साथ बच्चा काम करता है? कॉस के साथ। समझना बात को, कॉस के साथ काम करता है। ठीक है, अब बोलो कॉस के साथ ही क्यों काम करता है? जैसे बच्चा ध्यान सुनो, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ ले लें, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ ले लें, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। यानी कि मान लो अगर m यहाँ पे, ये p, तो बच्चा ये जो काम करता है ना, ये लंबाई और ये कर्ण को लेके चलता है। ये कर्ण और ये लंबाई को लेके चलता है, इसको लेके नहीं चलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो कर्ण और आधार किसमें आता है? कॉस में। बच्चा एक थ्योरी है, इसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे, उसमें आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा। तो आप ये जानिए कि जब झुकने की बात होगी ना, जब झुकने की बात हुई है बच्चा, जब झुकने की बात हुई है तो समान अक्ष के साथ जब झुकने की बात हुई, यानी कि वो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की बात कर रहा है। तो कॉस अल्फा को हम लोग क्या मानते हैं? एल, कॉस बीटा को एम और कॉस गामा को बच्चा एल से इंडिकेट करते हैं। ये हम लिखा चुके हैं, लेकिन दोबारा से भी इसकी चर्चा बच्चे हमें करनी है, वो हम करेंगे थोड़ी देर में। तो बच्चा ध्यान से सुनना, यहाँ पे वेक्टर ए का मतलब दिया हुआ था आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, तो मेरे बच्चे यहाँ पे अगर हम एल, एम और एन निकालना चाहें, तो एल का मतलब मेरे बच्चे क्या होगा? देखना, एल निकालना चाहें तो देखो यहाँ पर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर भी क्या है? 1 है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1 है। एल का निकालेंगे बच्चा तो ये 1 हो गया, और ये जितने सारे कोएफिशिएंट है ना रूट के अंदर बचे उसका आपका स्क्वायर। ठीक है, फिर अगर m का भी निकालना चाहे बच्चा तब भी वही बात, j का कोएफिशिएंट 1 और रूट अंडर मेरे बच्चे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। फिर बच्चा अगर n का भी मान निकाले तो इसका कोएफिशिएंट 1, फिर रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो मेरे बच्चे देखो यहाँ 1/√3 नहीं हो जाएगा, इसका भी मान मेरे बच्चे 1/√3 नहीं हो जाएगा, और इसका भी मान मेरे बच्चे 1/√3 नहीं हो जाएगा। तो अब देखो एल, एम और एन सब का मान 1 आया, तो सब का मान मेरे बच्चे जब 1 आया तो इसका मतलब है कि सब जो है मूल बिंदु, या बोल सकते हैं मूल बिंदु, या ऐसे बोल सकते हैं OX, OY और OZ के साथ समान रूप से झुका हुआ है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः L बराबर M बराबर N 1/√3। अतः लैंग्वेज देख लीजिएगा, बुक का लैंग्वेज देख लीजिएगा। अतः आई कैप, जे कैप प्लस के कैप, देखिए बुक में जैसे दिया वैसे ही लैंग्वेज दे रहा है। अच्छो OX, OY और OZ के साथ बराबर झुका हुआ है, के साथ बराबर झुका है। तो ये बच्चा इसका सॉल्यूशन हो गया, आप इसे नोट कर लें।
बराबर के बाद कहाँ है? बराबर के बाद, ये बराबर के बाद मेरे बच्चे यहाँ से लिखे, देखो यहाँ से लिखे, फिर ऐसे 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 गए, एल निकाले, एम निकाले, एल निकाले, फिर उसके बाद मेरे बच्चे ये वाला लिखे, ये वाला लिखे, लास्ट का यही है, देख लो लास्ट का मेरे बच्चे यही है। ओके बच्चा, हो गया आपका, अच्छी बात है मेरे बच्चे, अच्छी बात है। देखो जरा बच्चा, कुछ थ्योरी सेंड करवाएंगे, सारी थ्योरी को आप नोट कर लेंगे, ठीक है जी, सारी थ्योरी को मेरे बच्चे नोट कर लें, अच्छा रहेगा। हो गया, देखो बाबू 15 नंबर, बच्चा 15 नंबर से पहले मेरे बच्चे आपको एक बात बता रहे हैं, एक होता है खंड सूत्र, बच्चा हिंदी में बोलते हैं खंड सूत्र और इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। बच्चा बोलते हैं खंड सूत्र, देखिए थोड़ा सा एक कंसेप्ट लिख लीजिएगा, खंड सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला, देखिए बाबू जो ये सारा चीजें बच्चा 3D का 3D फिगर से ही बनेगा, ठीक है। अगर आप चाहो कि हम 3D के द्वारा दिखाएं तो थोड़ा सा रुकना, 3D के द्वारा ही दिखाते हैं, रुक जाओ बच्चा, जैसे ये समझना, अब यहां से मेरे बच्चे ध्यान से देखो, 3D फिगर के द्वारा दिखाते हैं, जैसे मान लो कि ये P है, ये Q है, बच्चा यहाँ पे O है, ठीक है, और यहां से मेरे बच्चे एक R चला गया, क्या चला गया जी, R चला गया। बच्चे सेक्शन फार्मूला में, सेक्शन फार्मूला मेरे बच्चे ओ आर का आपको मान ज्ञात करने को बोला जाता है। ओ आर का, जैसे आप लोग जब पहले पढ़ते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चा, तो ऐसे रहता था पी आर और क्यू, ठीक है, पी आर और क्यू, तो आप आर का मान निकालते हैं, लेकिन बच्चा यहाँ पे स्थिति सदिश के रूप में निकाला जाता है, यानी ओ आर का पोजीशन वेक्टर, यानी आर का ही मान रहता है लेकिन ओ आर पोजीशन वेक्टर के रूप में निकाला जाता है। अब वो कैसे, तो मेरे बच्चे जब आप यहाँ पे आर लोगे ना, तो देखो जरा आर जब लोगे तो मेरे बच्चे ये एम और एन के रूप में डिवाइड करेगा दूसरे को, यानी ऐसे समझो कि पी आर रेशियो एन क्यू वो एम और एन के रेशियो में रहेगा, वो एम और एन के रेशियो में रहेगा बच्चा, ठीक है, वो एम और एन के रेशियो में रहेगा। सर आवाज नहीं आ रहा है, आवाज तो जा रहा है बाबू, आवाज तो जा रहा है, बताइए आवाज जा रहा है, अच्छे से जा रहा है, ठीक है, अपना साउंड बढ़ा लो बाबू। देखो तो अब बच्चा इसमें करते क्या है ना, देखो पी का कोई ना कोई निर्देशांक रहेगा और क्यू का जो कि आपको दिया रहेगा, तो यहाँ करना क्या होता है बच्चा कि मान लो कि इसके लिए हम वेक्टर ए ले लेते हैं और इसके लिए मेरे बच्चे वेक्टर बी ले लेते हैं, ठीक है जी। तो इसके निकालने का देखो तरीका क्या होगा, जैसे हम निकालना चाहते हैं मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, क्या बोल रहे हैं, आ रहा है, देखो बच्चा आ रहा है, बच्चा आ रहा है, वही तो कह रहे हैं कि आवाज जा रहा है। हाँ बच्चा, अब देखो इसको लिखने का तरीका, अगर आप m लोगे ना, अगर आप m लोगे ना, तो m को बच्चा
एम एम को बच्चा आप किसके साथ गुना करवाएंगे? बी के साथ। एम बी वेक्टर, ठीक है, प्लस और एन ले रहे हो ना, इसको ए वेक्टर के साथ गुना करवाएंगे, एन ए वेक्टर, ठीक है, और अपॉन मेरे बच्चे रेशियो हो जाता है एम प्लस एन, एम प्लस एन, यही बच्चा होता है। देखिए सेक्शन फार्मूला मेरे बच्चे दो केस होता है, एक अंतःविभाजन, ये अंतःविभाजन वाला बच्चा, अंतःविभाजन यानी कि जो पी क्यू के बीच में विभाजन हुआ है, अंतःविभाजन, यानी कि बच्चा हम लोग इसके इनर सेक्शन को डिवाइड कर रहे हैं, पी क्यू के इनर सेक्शन यानी इसके बीच का मतलब मिडिल का, डायरेक्ट मिडिल नहीं, मतलब कहीं का भी इनर सेक्शन को डिवाइड कर रहे हैं, जो कि एम और एन के रेशियो में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर इसका निकालेंगे अंतःविभाजन मेरे बच्चे, तो इसका सूत्र ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसका बाह्य विभाजन की बात करें, आउटर डिवीजन, ये इनर डिवीजन, ये आउटर डिवीजन, बाह्य विभाजन की बात करें बच्चा, अगर इसके बाह्य विभाजन की बात करें तो सूत्र मेरे बच्चे कुछ नहीं, बस यही करना होता है ना, ओ आर ही लिखेंगे, ठीक है, या बच्चा इसको वेक्टर आर से भी इंडिकेट करवा सकते थे, तो इसको वेक्टर आर से भी इंडिकेट कर सकते थे, ठीक है। तो होगा कुछ नहीं, बस बीच में माइनस हो जाता है, एम बी माइनस एन ए एम माइनस एन। लेकिन बच्चा जब आउटर डिवीजन करोगे ना, देखो आउटर डिवीजन का भी आप चाहो तो फिगर चेंज कर सकते हो, देखो जरा ऐसे रहेगा। लेकिन मान लो ऐसे बढ़ा दिया, यहाँ P है, ये Q है, तो मान लो कि यहाँ मेरे बच्चे R यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और इसके लिए वेक्टर B माने हुए हो, इसके लिए वेक्टर A माने हुए हो, और रेशियो मेरे बच्चे यहाँ से टोटल n हो जाएगा, और ये P से लेके Q तक n हो जाएगा, ऐसे करके रेशियो हो जाता है बच्चा, ठीक है। तो आउटर डिवीजन का मेरे बच्चे ये फिगर, ये O रहता है, ये X रहेगा, ये y रहेगा, और ये z एक्सिस रहेगा। बच्चे थ्योरी में हम हर एक बात को दर्शाए हुए हैं, थ्योरी का जो पीडीएफ भेजेंगे तो थ्योरी में हर एक बात को हम दर्शाए हुए हैं, ये आया कैसे है उसको भी साबित किए हुए बच्चा, उसको भी साबित किए हुए हैं, तो आप इसे नोट कर लो।
चलिए सबका हो गया बच्चा। देखो जरा, एक इसमें बच्चा और होता है, ठीक है, वो जरा देखना। इसे एम और एन है ना बच्चा, एम और एन कहने का मतलब है बच्चा कि दोनों रेशियो अलग अलग है। लेकिन एक ऐसा भी हो सकता है, मान लो सी नंबर देके कि मध्य बिंदु के बीच, मध्य बिंदु, अब मध्य बिंदु क्या है बच्चा, मध्य बिंदु कहने का मतलब है P और Q के बीच, P और Q के बीच R जो है ठीक बीच में, यानी कि दोनों का जो विभाजन हुआ है वो सेम रेशियो के साथ। सेम रेशियो कहने का मतलब पी आर का जितना भाग है उतना भाग आर क्यू का है। जब सेम रेशियो होता है बच्चा तो 1 1 के रूप में लिखते हैं, ठीक है, 1 1 के रूप में लिखते हैं, ठीक है। जब 1 1 के रूप में लिखेंगे, जब मध्य बिंदु की बात करेगा बच्चा ओ आर का मान हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, ओ आर का मान हो जाएगा वेक्टर बी, एम का जगह पे 1 लिखिएगा, 1 से बी को गुना करेगा तो बी ही होगा, एन के जगह पे भी 1 लिखिएगा और 1 को वेक्टर ए से गुना करेगा तो 1 ही होगा, और यहाँ 1 + 1 क्या होगा 2। अगर मध्य बिंदु की बात करें तो बच्चा इसका सूत्र ये हो जाएगा कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए अपॉन 2, बस इतना ही है, बस इतना ही है मेरे बच्चे। तो आप इसे नोट कर लो। और आपने क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों को एक साथ देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 को एक साथ देखो। चलिए बच्चे आगे बढ़े। चलो बाबू देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 15 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 15 जरा देखो, हमसे कह रहा बच्चा P और Q को मिलाने वाला रेखा 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिएगा 15 का सबसे पहले ये वाला बच्चा फिगर हम कैसे भी बना सकते हैं, 3D में भी दिखा सकते हैं, अलग से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा P और ये रहा Q, तो मान लो बच्चा ये रहा O और ये रहा, ठीक है। तो हमारा जो विभाजन हो रहा है 2 और 1 में, तो मान लो पी आर 2 है और आर क्यू का विभाजन 1 में है। पी का बच्चे वेक्टर का मान है आई कैप 2 जे कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। फिर क्यू के विभाजन की बात करें, माइनस आई कैप प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इस तरीके से मेरे बच्चे विभाजन हुआ है, ठीक है। तो आपसे बोला है, तो आपसे बच्चा बोला अंतर विभाजन की बात कर रहा है। सबसे पहले इनर डिवीजन, बच्चा जब अंतर विभाजन की बात कर रहा है तो हमको ओआर निकालना है यहाँ से। बच्चा हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, 2 को गुना करिए OQ के साथ प्लस 1 को बच्चा OP के साथ अपॉन क्या हो जाएगा 2 + 1, बच्चा डायरेक्ट फॉर्मूला रख लिए। अब देखो 2 OQ, बच्चा OQ का यहाँ मान दिया हुआ है क्या, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस 1 के साथ बच्चा गुना करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, और मेरे प्यारे बच्चे यहाँ क्या होगा 2 + 1, 2 + 1, बच्चा 2 से गुना कर लो, तो यहाँ -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, 1 से गुना करने से तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, 2 जे कैप माइनस के कैप अपॉन मेरे बच्चे कितना हो जाएगा 3। तो जरा देखो -2
2i से बच्चा i चला जाएगा तो कितना बचेगा माइनस आई कैप, और यहाँ 2j है और यहाँ भी 2 है तो 4j कैप। बच्चा 2k में से 1k चला जाएगा तो 1k बचेगा, अपॉन मेरे बच्चे कितना होगा 3। बच्चा OR का तो मान यही होना चाहिए बच्चा, OR का मान तो यही होना चाहिए। हाँ, अगर आप चाहो तो थोड़ा इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो बच्चा, चाहो तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हो। कैसे? तो -1/3i कैप प्लस 4/3 j कैप -1/3 k कैप। यही बच्चे हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लो बाबू, नोट कर लो। अच्छा यहाँ पे k के पहले प्लस होगा 2, हाँ सही बात है, इसको थोड़ा सुधार देंगे बच्चा। देखो जैसे माइनस आई, हाँ यहाँ पे तो यहाँ पे क्या देखें, ओ क्यू का इनके लिए क्या दिया है, लिखा है ना, ये किसका मान है, ये OP का मान है, पी वाला OP वाला बात है। बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा +2 के माइनस के जाएगा तो प्लस के बचेगा, यहाँ थोड़ा सुधार देंगे। थोड़ा सा यहाँ माइनस लिखा था प्लस करिए, यहाँ भी माइनस लिखा था प्लस कर लीजिएगा, बाकी सब कुछ सही बच्चा। आगे चलो बच्चा, अगर इसके आउटर सेक्शन की बात करें बच्चा, कुछ मत करना, जैसे कि थोड़ा देर के लिए इसको R मान लेना और इसको P मान लेना, ठीक है। P का मान ये वाला रहेगा बच्चा, और टोटल 2 हो जाएगा और ये रेशियो 1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 1 और टोटल यहाँ से यहाँ 2 हो जाएगा। बस कुछ नहीं बच्चा, यहाँ पे सिर्फ माइनस करना है, यहाँ मेरे बच्चे माइनस करना है और यहाँ भी माइनस करना है। जब माइनस करोगे तो सबका साइन बदल जाएगा, ये -2i और ये बच्चा +k हो जाएगा। तो अब जरा देखो -2 और यहाँ तो बच्चा 2 में से 1 घटा तो 1, तो बटा में 1 लिखने की कोई खास जरूरत तो है नहीं, पहली बात बटा खत्म। तो -2i और -i, तो ये बच्चा हो जाएगा मेरा बच्चा, OR का मान हो जाएगा मेरा -3i क्या, ये 2j प्लस और माइनस तो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस 3k क्या, यही बच्चे इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इसका आंसर यही हो जाएगा, बस हो गया ये भी।
अगला बच्चा, अगला तो आप भी बना सकते हो 16, तो पहले इसको कर लो, आप पहले से कर लो। सोलह नंबर बहुत सारे बच्चों ने बना लिया, बहुत अच्छा बाबू, 16 नंबर बहुत सारे बच्चों ने बना लिया, बन भी जाएगा। दोनों वेक्टर का सम करना बच्चा। देखो बच्चा 16 नंबर देखो जरा, देखो जरा, 16 को डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन बच्चा थोड़ा तरीके से ही बनाते हैं। ये O है और ये P है और ये Q है मेरे बच्चे, और बीच में मान लो कहीं R है। बोल रहा कि मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 1, P से R तक का रेशियो 1 और R से Q तक का भी रेशियो 1। तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं बच्चे, 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। हाँ जी बता दे रहे बच्चा, तो आप देख लो बच्चे, P का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना 2, 3 और 4 दिया हुआ है। P का जो कोऑर्डिनेट यानी कि जो निर्देशांक है मेरे बच्चे 2, 3 और 4 है, और Q का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना वो बच्चा दिया हुआ है 4, 1 और -2, 4, 1 और ये -2। तो सबसे पहले मेरे बच्चे करना क्या चाहिए इसमें, मेरे बच्चे करना क्या चाहिए जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर लेंगे ओपी। जब भी पोजीशन देखिए, जब डिजिट में दिया रहे और आप पोजीशन वेक्टर निकाल रहे होंगे मेरे बच्चे, तो आई कैप, जे कैप और के कैप पे निकालेंगे। तो 2 के साथ मेरे बच्चे आई कैप, ठीक है, प्लस बीच में ही देंगे, माइनस नहीं देंगे अपने तरफ से, 3 जे कैप और प्लस 4 के कैप। ये पोजीशन वेक्टर हुआ ओपी का। फिर बच्चा ओक्यू, ओक्यू के लिए क्या करिएगा, 4 आई कैप, 1 जे कैप, प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा बच्चा, 2 के कैप। अब बच्चा हमको निकालना है ओआर। तो मेरे बच्चे हमने ये कहा था कि दोनों का जोड़ के यानी कि OQ प्लस OP और मेरे बच्चे क्या 2, यानी इन दोनों को जोड़ने को बोल रहे हैं। तो 2 और 4 कितना 6 आई कैप, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ से, क्योंकि तो सारे बच्चे तो समझ ही रहे हैं। 3 और 1 4 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन मेरे बच्चे 2। अगर आप देखो तो यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लो तो 2 नीचे वाला कट जाएगा। अगर 2 कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा 3 आई कैप, और यहाँ मेरे बच्चे 2 जे कैप और के कैप 1 के कैप। यही आंसर इसका बनने वाला होगा बच्चा, यही इसका आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, और ये जबरदस्त क्वेश्चन मेरे बच्चे, बहुत अच्छा प्रश्न है। आज आपका ये चैप्टर लास्ट हो रहा है। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए, तभी बनाइए बच्चा। जब दिया रहे 2, 3, 4 और इसका पोजीशन वेक्टर निकालने को कहा जाए, तो
आई जे और के कैप में इसका पोजीशन वेक्टर आप लिखेंगे। जैसे यहाँ 4 1 और -2 है, तब भी बच्चा यहाँ पे 4 आई कैप 1 जे कैप और -2 के कैप के रूप में लिखिएगा। अगर आपने कर लिया है तो मैं मिटा लूं। चलिए बाबू देखिए 17 देखिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए 17 बच्चा जरा ध्यान से सुनना, मेरे बच्चे ध्यान से सुनना। आपसे ये कहा गया 17 में एबीसी जिसका स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर मेरे बच्चे दे रखा है, ए वेक्टर का दे रखा है, बी वेक्टर का दे रखा है और सी का। तो कहता है कि समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। तो आपको ये दिखाना है बच्चा, अगर आप समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो समकोण त्रिभुज तो मेरे बच्चे ऐसे ही बनने वाला है। ठीक है जी, समकोण त्रिभुज तो मेरे बच्चे ऐसे ही बनने वाला है। अब लेकिन यहाँ पे ये मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या होने वाला है मेरे बच्चे, मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे क्या होने वाला। चलो रैंडमली मान लेते हैं फिलहाल। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। बच्चा समकोण त्रिभुज अगर आपसे पूछा जाए कि कोई त्रिभुज समकोण है तो आप इसे कैसे बताओगे? बच्चा हम लोग एक पढ़े थे पाइथागोरस, इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था, ये तो 90 है ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण कौन सा है? एसी सबसे बड़ा भुजा हाइपोटेनस बराबर लंब का स्क्वायर एबी प्लस आधार का स्क्वायर। इस तरह का कोई पैटर्न है तो कहना ये चाहते हैं बच्चे कर्ण स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर का मान जो है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर का योग, अगर ऐसा हो गया इसके बराबर तो वो बच्चा समकोण त्रिभुज को बताएगा। यानी हमें यही साबित करना है। बच्चा आपको एक बात और दिया हुआ है कि वेक्टर ए का मान दिया हुआ है, वेक्टर बी का मान दिया हुआ है और वेक्टर सी का मान दिया हुआ है। ए का मान 3i - 4j - 4k, वेक्टर ए का मान इसके शीर्ष का मान 3i का 4j कैप -4j कैप -4k कैप। ठीक है बच्चा, जैसे देखो अब इसके हम पोजीशन वेक्टर को भी सोच सकते हैं। तो मान लो बच्चा कहीं बिंदु ओ रहता, मान लो बच्चे कहीं पे बिंदु ओ रहता थोड़ा सा, तो ये सब 3D फिगर में बनता है बच्चा, ये सब 3D फिगर में बनता है। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ से ये बिंदु, तो यहाँ से ओ ए और वो ओ ए को हम लोग क्या लिखते हैं? वेक्टर ए। ओ ए को बच्चा हम लोग मान लीजिए वेक्टर ए से इंडिकेट किए। तो 3D फिगर नहीं बनाना, खाली मतलब समझना। इससे मान लो कोई बच्चा ये कहे कि जब आप यहाँ वेक्टर ए कर रहे हैं तो एक ये भुजा जैसा मान हो गया। बच्चा ये भुजा की बात करें तो ये ओ ए का मान, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा नहीं फैलाना रहता। आप सीधे ये समझो कि वेक्टर ए का जो मान दिया है वो इसके पोजीशन वेक्टर का मान है। वेक्टर बी का जो मान दिया हुआ है तो वेक्टर बी का मान कितना है? 2i - j + k कैप। वेक्टर बी का मान है 2i - j कैप + k कैप। और जो वेक्टर सी का मान दिया हुआ बच्चा, जो वेक्टर सी का मान दिया हुआ है वो क्या है? i - 3j और -5j, i कैप -3j कैप और -5k कैप। ठीक है बच्चा, सबसे पहले अगर हमको बताना होगा तो ए और बी के बीच का लंबाई निकालना होगा। वो कैसे निकलता है? वो कैसे निकलता है बच्चा सुनना। जैसे मान लो मेरे बच्चे, थोड़ा सा समझना इसको। देखना जरा ये, ठीक है बच्चा, ये ऐसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, यहाँ मान लो ए है और ये बी है और यहाँ ओ है। तो मान लीजिए ए के लिए कुछ मान दिया हुआ है, बी के लिए कुछ मान दिया हुआ है और हमको ए बी के बीच का दूरी निकालना है मेरे बच्चे। तो हम कैसे निकाल देंगे? तो ए बी वेक्टर का मान कैसे निकालते हैं? ध्यान से सुना। इसके लिए मेरे बच्चे पोजीशन वेक्टर ओ ए माइनस सॉरी ओ बी माइनस क्या करते हैं? ओ ए
ओ बी माइनस ओ ए करते हैं। अब बोलोगे यहाँ ओ नहीं है, तो बच्चा ओ छिपा हुआ है। हर एक में पोजीशन वेक्टर कहीं ना कहीं छिपा हुआ रहता है बच्चे। अब से आप 3D में दिखा रहे हैं, अब यहाँ पे ए बी और सी किसी न किसी पोजीशन वेक्टर के साथ ही होगा। जैसा कि 3D फिगर है बच्चा, तो 3D फिगर को दिखाना इतना आसान भी नहीं होता है, ठीक है, खासकर हाथ से बनाकर दिखाना उतना आसान नहीं। तो समझो कि ओ कहीं ना कहीं होगा। तो अगर हमको ए बी निकालना होगा बच्चा, अगर ए बी निकालना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, ओ बी माइनस ओ ए। बच्चा ओ बी माइनस ओ ए, तो यहाँ पे आप ये समझना कि ओ ए को वेक्टर ए समझो, ओ बी को वेक्टर बी समझो, और ओ सी को मेरे बच्चे वेक्टर सी समझो। ये समझो, लिखना नहीं है, ये समझो, मैंने बोला समझो, बस आप इसको ऐसे ही समझना। अगर मेरे बच्चे आपसे कहा, हमने ये कहा कि चलो जी ए बी मान निकालना है, ए बी का मान निकालना है, वेक्टर ए बी का मान निकालना है, तो आपको कैसे निकालना है, ए बी, तो बी के लिए क्या लिख दो, बी के लिए वेक्टर बी, यानी कि इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है और ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए, तो माइनस ए कर देंगे, तो ए बी का मान निकल जाएगा मेरे बच्चे। अब देखो बी और ए, देखो बी में से ए का मान निकालना बच्चा, तो बी 2i में से -3i को घटाना है। अगर घटा पाए तो ठीक है, नहीं तो लिखो 2i कैप माइनस जे के कैप, जे कैप प्लस के कैप माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो मेरे बच्चे जब पोस्ट आप हटाओगे ना, जब आप पोस्ट हटाओगे ना, तो जरा ध्यान से देखना, सबका साइन बदल जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 4k कैप, ठीक है। तो मेरे बच्चे देखो ये घटकर कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप, ये प्लस 3j कैप और 4 और ये प्लस 5k कैप। तो मेरे बच्चे ये किसका मान हो गया, ये ए बी वेक्टर का मान हो गया। यानी समझो कि ए बी भुजा की लंबाई निकल गई। आप इसको पहले नोट करो। उसी प्रकार बीसी निकाल सकते हो और उसी प्रकार सीए या एसी को भी निकाल सकते हो। जरा जल्दी से करके बताओ। चलिए अच्छी बात है मेरे बच्चे। अब थोड़ा साथ में काम और करते बच्चा, एक काम साथ में और करने को थोड़ा सा आगे जाके राहत मिलेगी, आगे जाके राहत मिलेगी बच्चा। देखो जरा, या तो ये का हम स्क्वायर कर लें, ठीक है, ए बी के लेंथ का स्क्वायर कर ले बच्चा, ए बी के लेंथ का स्क्वायर कर ले, ठीक है बच्चा। जब आप इसका स्क्वायर करोगे ना, तो जो भी आई के जे के और के कोएफिशिएंट है ना, उसका स्क्वायर लिखा जाएगा इसमें। तो यहाँ पे आई के साथ कुछ नहीं तो -1 तो है, यहाँ जे के साथ कुछ नहीं तो 3 तो है, और यहाँ के साथ कुछ नहीं तो 5 तो है। तो बच्चा देखो 25 और 9 और ये 25 9 34 और 1 35, यानी बच्चा 35, यानी वेक्टर ए बी का स्क्वायर हो गया 35। उसी प्रकार मेरे बच्चे हम वेक्टर बी और सी की बात करें, उसी प्रकार मेरे बच्चे वेक्टर बी और सी की बात करें, आप भी निकाल सकते हो वेक्टर बी और सी। देखो जरा, बी और सी बाद में सी लिखा है, इसका मतलब मेरे बच्चे वेक्टर सी में
सी में से क्या घटना है, वेक्टर बी। अब जरा ध्यान से सुनो, इसका मान मेरे बच्चे याद रखना, ए बी का 35 है। अब देखो सी, तो सी का मान मेरे बच्चे आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप और ये माइनस बी है, तो 2 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। ठीक है जी, बच्चा देखो जरा, आई कैप माइनस 3 जे कैप और माइनस के 5 के कैप। बच्चा सबका साइन बदल दो, -2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। बच्चा देखो -2 आई में से आई चला गया तो माइनस आई कैप, -3 से प्लस जे चला गया तो कितना, -2 जे कैप माइनस माइनस प्लस सॉरी -6 के कैप। बच्चा ये बीसी फैक्टर का मान हुआ। अगर आप इसका स्क्वायर निकालना चाहते हो मेरे बच्चे, तो स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे, जितने सारे कोएफिशिएंट है यहाँ -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, बच्चा 36 4 40 और ये 1 41, ये 41 हो गया। उसी प्रकार मेरे बच्चे एसी या सीए भी आप निकाल सकते हो, एसी या सीए दोनों में से कुछ भी करो। हाँ जी 41 कर लो इसको। देखो बउआ लोग, बीसी हो गया, उसी प्रकार सीए भी निकाल सकते हो, एसी भी निकाल सकते हो, जो निकालना निकालो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मान लो सीए निकाल रहे हैं तो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर सी करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चा। सीए या एसी निकालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चा देखना जरा, वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का मतलब 3i और सी में क्या है आई, तो 3i में से आई गया तो कितना बचेगा, 2i बच्चा। यहाँ -4j और ये बच्चा माइनस है, ये +3j हो जाएगा, तो -4j में +3j चला जाएगा तो माइनस मेरे बच्चे क्या बचेगा, j। फिर उसी प्रकार मेरे बच्चे -4k है और यहाँ प्लस में 5k होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -4k प्लस में 5k, तो प्लस k का है, यानी सी ए का मान हो सकता है। तो देख लीजिए सी ए का यही मान है क्या। अब देखो जरा बच्चा, अगर हम सी ए का स्क्वायर की बात हम सोचें, सी ए के स्क्वायर की बात हम सोचें, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, बच्चा कितना, 4 5 और 1 6, ये 6 हो गया। तो मेरे बच्चे आप देखो जरा, देखो जरा, ये हो गया होगा तो देखना जरा, इसको मिटा लेते हैं। देखो बाबू, तो हमारा देखो एसी का जो स्क्वायर था, हमारा जो स्क्वायर था, देखना क्या 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 है, बीसी, यानी बीसी मेरे बच्चा सबसे बड़ी भुजा होगी यहाँ पे, बच्चा बीसी मेरी सबसे बड़ी भुजा हो गई, ठीक है। उसके बाद बीसी जो है वो किसके किसके बराबर, सी ए के स्क्वायर और ए बी के स्क्वायर के बराबर हो गया। तो बीसी का मान मेरे बच्चे कितना था, 41 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा
हाँ थोड़ा सा 51, 35 और 6। एक चीज थोड़ा सा हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं 635 इतना लंबा जाएगा तो ठीक है। एक चीज सोचो बच्चा, एक चीज मेरे बच्चे थोड़ा सा रुकेंगे, आप थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा सा रुकेगा। इसको एक काम थोड़ा सा बच्चा इसमें ये करिएगा, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप लोग रुकेंगे। हाँ बच्चा थोड़ा सा ना एक चीज थोड़ा सुधारिएगा, बच्चा थोड़ा एक चीज सुधारिएगा। जहाँ पे हम स्क्वायर करवा रहे थे मेरे बच्चे, थोड़ा इसको सुधारिएगा। जहाँ पे हम स्क्वायर करवा रहे थे ना, तो वहां पे इसका आप मापांक निकालेंगे। मेरे बच्चे जहां जहां स्क्वायर करवा रहे थे ना, वहां पे इसका मापांक निकालेंगे और इसको रूट के अंदर रखेंगे। बच्चा थोड़ा सा यहाँ सुधार दीजिएगा, थोड़ा सा मेरे बच्चे यहाँ पे सुधार दीजिएगा, थोड़ी सी बात यहाँ पे आप मेरे बच्चे सुधार देंगे। बीसी वाला भी जो था बच्चा, जो बीसी भी था ना वेक्टर वाला, देखो सबको लिख ही दे रहे हैं, तो बच्चा ये √35 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चा करेंगे, अब जाकर करेंगे काम। तो थोड़ा सा मेरे बच्चे यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे कर लीजिए बच्चा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इससे क्या फायदा होगा बच्चा, इससे क्या फायदा होगा, अब जरा देखो। हम बोल रहे थे सीए का मापांक, तो मेरे बच्चे हम सीए की लंबाई के बारे में ही बोल रहे हैं। मापांक का मतलब मेरे बच्चे उसका लंबाई के बारे में ही बोल रहे हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास ये सबसे बड़ा भुजा है, यानी कि वेक्टर बीसी का स्क्वायर। बच्चा को जरूरी नहीं कि यहाँ पे इसको मॉड के रूप में लिखे, क्योंकि इसकी लंबाई ही बता रहा 41। इसकी लंबाई जो बच्चा सीए, वेक्टर सीए या कह लो कि बीसी, ये बीसी, तो ये ए भी रहा होगा, ये बच्चा वेक्टर ए भी रहा होगा, जो 35 रहा होगा वो ए भी रहा होगा। बच्चा वेक्टर ए बी का स्क्वायर प्लस ये बीसी हो गया, तो ये सीए रहा होगा, सीए के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखो ये होता है कि नहीं दिखा रहे हैं। बच्चा सीए का मान अभी निकाले थे √6 का स्क्वायर, एबी का मान है मेरे बच्चे √35 का स्क्वायर, और इसका मान मेरे बच्चे √41 का स्क्वायर। तो √41 का स्क्वायर का मतलब 41, 35 प्लस 6। बच्चा देखो जरा, इन दोनों को जोड़ के 41 नहीं हो गया, और यहाँ पे कितना होगा 41, दोनों बराबर नहीं हो गए बच्चे, दोनों बराबर नहीं हो गए। जब बराबर हो गया तो आंसर हो गया। अब बताओ त्रिभुज एबीसी क्या हो गया, त्रिभुज एबीसी बच्चा समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिएगा, बीसी, बीसी हमारा कर्ण है बच्चा, जहां कोण ए जो है वो कितना बनाएगा 90 डिग्री। इसका रियल फिगर जो होगा बच्चा, तो इसका रियल फिगर होगा वो आप लास्ट में दिखा सकते हैं। इसका रियल फिगर ये होगा ए बी और सी। बच्चा इसका रियल फिगर ये होगा, आप चाहो तो लास्ट में इसको दिखा सकते हो, लेकिन लास्ट में इतना भी लिख दिए तो भी काम चल जाएगा। शुरुआत में हमें कैसे पता कि 90 किस पे बनेगा, शुरुआत में बच्चा इस चीज की जानकारी हमें तो थी नहीं, तो आप इसे नोट कर लो बच्चा। थोड़ा सा मापांक वाले में हम चूक गए, थोड़ा सा बच्चा उस चीज को आप मैनेज कर लो। अब दो क्वेश्चन और है, 80 और 90, दोनों ऑब्जेक्टिव बच्चा तुरंत हो जाएगा, दोनों तुरंत हो जाएगा। चलिए बच्चा हो गया शायद, बस थोड़ा सा दो ऑब्जेक्टिव बचा है। अब देख लो बाबू, दो ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अब दो ऑब्जेक्टिव के बारे में बच्चा देखो जरा, 18, ये बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे बच्चे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है 18, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन। देखिए जरा, ए से बी तक गया बच्चा, ठीक है,
फिर बी से सी तक गया, फिर ए से सी तक गया। बच्चा तो त्रिभुज के योग नियम से जो जो आपने पढ़ा है उसको देखो जरा। त्रिभुज के योग नियम से आपने पढ़ा बच्चा कि देखो ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, इसका जो सम होगा ना बच्चा, ए से बी तक गया और बी से जो सी तक गया, इसका जो सम होगा मेरे बच्चे, ए से सी तक जो गया इसके बराबर होता है। ए से सी तक गया इसके बराबर होता है। अब मेरे बच्चे अगर आप ए सी को इधर कर लो, देखो जरा, ए बी प्लस बी सी, ए सी को इधर कर लो तो ये हो गया ए सी, तो यहाँ पे क्या हो गया 0, यानी कि इसी से ये बना बच्चा, इसी से ये बना, इसी से आपका ये बना। तो आप अपने ऑप्शन में देखो जरा, आपके ऑप्शन नंबर बी क्या ऐसा नहीं है? देखो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा ही है। तो आपसे यहाँ ये पूछा गया था ना कि गलत कौन है, बच्चा आपसे ये पूछा गया था गलत कौन है, तो बी तो सही है बच्चा, बी तो सही है, ठीक है, बी सही है। अब दूसरा बात देखो बच्चा, अगर आप इसमें एक काम और कर लो, क्या काम, जरा सुनना, BC, अगर मेरे बच्चे हम क्या बोले थे याद है कि अगर हम इसका डायरेक्शन चेंज कर लेते, इसको ऐसे कर लेते, यानी देखो यहाँ पे AC है, हम C से A तक आते हैं, तो बच्चा जब इसका डायरेक्शन चेंज कर लेते ना, तो ये माइनस हो जाता और ये माइनस के साथ ये क्या बनाता प्लस, तो ये हो जाएगा CA और इसका मान क्या होगा 0। ठीक है बच्चा, तो हम ये कह रहे थे कि आप A से B तक गए, B से C तक गए, C से फिर A तक आए, तो बच्चा ऐसे में विस्थापन क्या होता है 0 होता है, जहां से गए वहीं पे आ। तो अब आपसे पूछा कि आप दूरी का कितनी दूरी तक गए, तो 0 दूरी, क्योंकि जहां से गए थे और वहीं पे आप आए हुए हैं, यानी दोनों बिंदु यहीं पे है, यानी सेम डिस्टेंस से गए थे, सेम जो भी डिस्टेंस से गए आप तो गए हैं वहीं पे। बच्चे डिस्प्लेसमेंट का मतलब है पहला और अंतिम बिंदु का दूरी, तो पहला बिंदु भी ए ही है और अंतिम बिंदु भी ए ही है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या है 0 है, तो ये 0 है। तो बच्चा आपका ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर ए है बच्चा। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखना बच्चा, थोड़ा सा यहाँ पे देखना कि अगर एक और ऑप्शन, अगर बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा देखना, अगर ये BC इस तरीके से देखो ऐसे ये बनना है, ये इधर से इधर आया, ये इधर से इधर गया, हो सकता है बच्चा कि हम थोड़ा सा इसमें बदलाव कर दें, हो सकता है कि थोड़ा बदलाव कर दें, इसको जो B से C की ओर जा रहा था वो C से किधर आ रहा है B की ओर। अब देखो हमारा शुरुआत का वेक्टर कौन सा है C है, C से A की ओर आया, A से B की ओर गया, देखो C से A की ओर आया और A से B की ओर गया, तो ये दोनों प्लस में, लेकिन आप देखो यहाँ उलट दिए बच्चा, जब उलट दिए ना तो ये बच्चा जो हमारा लिखा जाएगा वो माइनस में, यानी कि C और B कर दीजिए। देखिए यहाँ C से कहाँ आ रहा है B की ओर, तो C से B की ओर आ रहा है, तो ये माइनस में, और ये मेरे बच्चे आपका जो ऑप्शन नंबर होगा ये आपका, अच्छा हम इसी में कर दिए, थोड़ा सा रुकिएगा, ऑप्शन नंबर ए को बचा लेते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए था ना, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है प्लस BC है और सी, ठीक है। अब देखिए इसमें बच्चा हमने ये कहा ना, इसको बदल दीजिए, सी से बी की ओर कर दीजिए, जब बदल दीजिएगा तो यहाँ ये क्या हो जाएगा माइनस, बच्चा ये सी है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ये हमारा ऑप्शन नंबर हो गया डी। देखिए ए मिल गया, बी मिल गया और डी मिल गया। अब सी की कहानी जरा समझिए, सी की कहानी समझिए। अब सी में क्या कहता है ए प्लस बी सी, ए प्लस बी सी, और बच्चा बोलता है माइनस सी ए, यहाँ सी ए किस चीज में प्लस में, यहाँ सी ए किस चीज में हमारा है नियम के अनुसार प्लस में, लेकिन वहां पे सी नंबर में कहा था माइनस में। तो आपसे कहा था कि गलती बताइए कौन सा है, तो 3 वो सही है, कौन कौन, ए बी और डी, ए बी और डी, सी गलत है मेरे बच्चे, यहाँ माइनस हो ही नहीं सकता, ये प्लस होगा, ठीक है। हाँ अब देखिए डी को सही करवाए हैं, तो जब डी को सही करवाया है ना तो सी बिंदु से शुरू हुआ कहानी, सी से कहां तक आया ए तक, ए से कहां तक गया बी तक, और फिर सी से यहां मिला दिया बी तक, सी से बच्चा फिर बी तक आया, ठीक है। यानी कि ये कहानी थोड़ा सा फिगर बदल गया, इसलिए थोड़ा सा एरो को हम चेंज किए। तो आप इसको कर ले। अब क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आज का अंतिम प्रश्न है बच्चा, कुछ हम थ्योरी भेज रहे हैं, थ्योरी को आप अच्छे से पढ़ेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो इस पर कल डिस्कशन होगा।
चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 19 की बात जरा समझना है, जरा 19 की बात समझो जरा। अगर बच्चा ए और बी दो वेक्टर संरेख होता है तो इसके बारे में जानिए मेरे बच्चे, इसके बारे में जानिए। इसमें बच्चा एक फोटो हम आपको थोड़ी देर में भेजवा दे रहे हैं, उसको थोड़ा गौर से पढ़िएगा। बच्चा ए बराबर प्लस या माइनस लैम्डा वेक्टर बी होता है। बच्चा लैम्डा वेक्टर बी होता है, ध्यान सुनिएगा। प्लस का मतलब है क्या, ए और बी एक ही दिशा में, और माइनस का मतलब क्या है कि विपरीत दिशा में। तो बच्चा ये कब होता है, जब दो वेक्टर संरेख होते हैं, दो वेक्टर संरेख होते हैं या समानांतर होते हैं, तो ये समीकरण दिया जाता है, ये समीकरण दिया जाता है। तो बच्चा अब आपसे यहाँ ये कह रहा है ना, पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर ये क्वेश्चन कहता है ना कि देखिए वेक्टर बी लैम्डा वेक्टर ए, तो बच्चा ए और बी इधर ही रहे उधर रहे, क्या फर्क पड़ता है, ये सही बात है, ठीक है। यहाँ प्लस है तो इसका मतलब है कि दोनों एक ही दिशा में है। बच्चा बी नंबर में कहता है ना कि वेक्टर ए और प्लस माइनस वेक्टर बी। अब कहोगे यहाँ पे तो लैम्डा नहीं है, बच्चा थोड़ी देर के लिए कहोगे लैम्डा नहीं। बच्चा लैम्डा क्या है, कोई ना कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब कोई ना कोई अंक। बच्चा यहाँ कुछ नहीं तो क्या ये 1 नहीं हो सकता है, लैम्डा का मान क्या यहाँ 1 नहीं हो सकता है, यहाँ 1 तो है। बच्चा ये भी सही है, ये भी सही है। और सी नंबर बोलता है, बच्चा सी बोलता है, जरा ध्यान सुनना, ए और वेक्टर बी के क्रमागत घटक समानुपाती है। बच्चा समानुपाती है, जरा देखो जरा, समान अनुपात में है, आपसे ये कहना चाह रहा है। बच्चा अगर आप इसको यहाँ ले आओ वेक्टर बी वेक्टर ए, तो देखो दोनों का रेशियो जो होगा मेरे बच्चे लैम्डा, और मान लो कि समान अनुपात कहने का मतलब दोनों का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। मान लो जो यहाँ होगा वही चीज का होगा, नीचे भी होगा वही चीज नीचे होगा, वो यही कहना चाह रहा है, वो यही चीज कहना चाह रहा है। जैसे आप इसको देखो, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 था ना, तो वैसे ही कहना चाह रहा सेम होगा, तो ये सेम हो सकता है। अब डी नंबर को देखो, तो जब 3 वो सही हो गया तो पक्का डी में क्या गलती है, तो डी में कहता है ना दिशा समान है, दोनों सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी दिशा समान है। तो बच्चा दिशा समान है परंतु परिणाम भिन्न भिन्न है। बच्चा दिशा समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। परिमाण भिन्न हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिशा विपरीत भी हो सकता है, लेकिन यहाँ स्पष्ट कहता है समान है। तो ऐसा नहीं है, दिशा विपरीत भी हो सकता है, और विपरीत अगर ऐसा बोलता समान भी है और विपरीत भी तब तो सही होता, लेकिन बोल रहा है सिर्फ समान है। बच्चा ये इसलिए गलत हो गया, यहाँ दिशा विपरीत भी हो सकता है। तो मेरे बच्चे हम चाहते, हमको लगता है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर आप कोई बात नहीं समझे तो बताएंगे मेरे बच्चे, और हम चाहेंगे कि 5.5 जो बच्चा कल 8 तक बनाया था, तो बच्चा हो सके तो आज पूरा कर दीजिए उसको, उसके होमवर्क को, और ये चैप्टर को भी आज कंप्लीट कर लीजिए। कल बच्चा हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय मेरे बच्चे।